वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पिछली वीडियो में हमने इस प्रश्न तक जो है कवर कर लिया था कि जो मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले परमाणु विकिरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो देखिए, न्यूक्लियर रेडिएशन से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा जो है, बोन मैरो। इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल दे दी थी कि बोन मैरो का क्या काम होता है, कि आरबीसी को प्रोड्यूस करना। और जब न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा मनुष्य को कौन से पार्ट को, मनुष्य की बॉडी के किस भाग को जो प्रभावित करती है, वो करती है अस्थि मज्जा को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का गिरना किसका सूचक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बार बार ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा इसको, मैं यूनिवर्सल क्वेश्चन कहूँगा। देखिए, जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, मतलब कि जो रीडिंग्स होती है बैरोमीटर्स की, वो जब गिर जाती है तो वो किसका जो है सूचक होता है? तो वो तूफान का सूचक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बैरोमीटर के बारे में देना चाहूंगा कि बैरोमीटर का काम क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन जाता है कि जो पेपर में प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनता है कि बैरोमीटर जो है वो इनमें से किसके लिए जो है यूज़ होता है? तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि ह्यूमिडिटी मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मापने के लिए, करंट मापने के लिए। तो जो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ये आपका वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? बैरोमीटर यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा वायुमंडल के दाब को। देखिए, जिस तरह से थर्मामीटर में जो है पारा होता है, उसी प्रकार इसमें भी पारा होता है, और वो एकदम से जब गिर जाता है तो वो किसका सूचकांक होता है, किसका सचेत करता है, किससे कि अब तूफान आने वाला है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और थर्मामीटर में भी पारा होता है। पारा को जो है मरकरी कहा जाता है। मरकरी जो एक प्रकार की लिक्विड मेटल है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, मतलब कि तरल अवस्था में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर। तो वो कौन सी आपकी मरकरी है। धातु की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, धातु और अधातु अलग अलग चीजें होती है, दोनों ही। मेटल और नॉन मेटल इनको कह देते हैं। और पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि एकमात्र उपधातु जो कि लिक्विड स्टेज में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर, तो वो आपकी ब्रोमीन जो तरल अधातु है। मतलब ये एक प्रकार की जो रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल एकमात्र जो लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, मतलब कि तरल अवस्था में पाई जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेटल कौन सी बताई मैंने? पारा, जिसको मरकरी कह देते हैं। अगर मैं बात करूं गैलियम की, तो गैलियम भी जो है रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। स्टार लगा दिया है, तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द सेफ्टी फ्यूज शुड हैव, सुरक्षा फ्यूज में होना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न के जो आंसर्स ऑप्शंस है इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टिपिकल ऑप्शंस दिए होते हैं और काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं स्टूडेंट। तो ये जो है आप लोगों को सेफ्टी फ्यूज में जो यूज़ होना चाहिए, जनरली फ्यूज में क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए और उसके साथ में लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस के साथ में लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को इलेबोरेट करके बता देता हूँ। देखिए, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए? कई बार क्या होता है कि वायर्स में जो है फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो एकदम से बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि स्पार्क हो जाता है और आग लगने का खतरा हो जाता है घरों में। आप लोगों ने देखा होगा, फ्यूज डाला जाता है घरों में, मीटर के साथ में लगाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। अच्छा, ये क्यों लगाया जाता है? देखिए, अगर किसी वायर की हाई रेजिस्टेंस होगी तो जिससे उससे क्या होगा कि जो अगर फ्लो ऑफ करंट आएगा तो उसको रेजिस्ट कर पाएगी। अगर ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट आ गया तो मान लेते हैं कि अगर वो रेजिस्ट नहीं कर पाई तो वो स्पार्क कर जाएगी। स्पार्क करने से जो है आग लग जाएगी। अच्छा, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा उसी वायर का, देखिए अगर वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी और जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगी कि वो तार जो है ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। सर्किट जो है वो ऐसे कनेक्ट होता है, वो टूट जाएगा। तो जब जो सर्किट होगा वो टूट जाएगा, तो फ्लो ऑफ जो करंट है वो नहीं हो पाएगा। अगर फ्लो ऑफ करंट नहीं हो पाएगा तो स्पार्क नहीं होगा, और स्पार्क नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। इसलिए सेफ्टी पर्पज के लिए यहाँ पर शब्द लिखा भी गया है कि सेफ्टी फ्यूज शुड हैव। सेफ्टी फ्यूज में क्या होता है, क्या होना चाहिए? देखिए, वायर की क्या होनी चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए, ताकि जो है वायर जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाए, जल्दी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ताकि जो है वो स्पार्क ना हो सके और आग ना लगे। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ।
फुल ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, 150 MCQs है। और ये जो मॉक टेस्ट है HPBED टॉपर्स और साथ में जो PhD स्कॉलर्स है उनके द्वारा बनाया गया है। और 50 रुपीज़ जो है मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ले भी लिया हुआ है। और आप लोगों ने जो है चैनल पर जाकर जो है कम्युनिटी में जाकर मैंने उनके जो है स्कोर कार्ड जो है वो शेयर किए थे, आप लोग देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग ये टेस्ट लेना चाहते हैं मॉक टेस्ट, तो सिंपल प्रोसेस है। देखिए, आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वीडियो के, वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक जो है दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे ही व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। कई स्टूडेंट्स की जो है एक प्रॉब्लम भी रहती है कि कहते हैं सर जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो चल नहीं रहा है। तो साथ में मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों का लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोगों ने जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, अभी समय कम ही बचा है HPBED एंट्रांस एग्जाम के लिए, तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं लगा लीजिए, ताकि आपको अपने वीकनेस और स्ट्रेंथन का पता चल सके। अगर आप लोगों को जिस सब्जेक्ट में जो है कमज़ोर है, वीक है, तो उसको जो है स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अगर वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तभी जो आप जो है स्कोर को अपना ऊपर ले जा पाएंगे। सिंपल प्रोसेस है। तो उम्मीद है आप लोग जो है मॉक टेस्ट के बारे में समझ गए होंगे। बाकी कुछ क्वेरी रहेगी तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, बिल्कुल जैसे HPU जो है अपना एंट्रांस टेस्ट डालता है बीएड का, बिल्कुल उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो इस नंबर पर गूगल पे या पेटीएम करके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने शेयर कर देना है। आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांजिस्टर की सर्वाधिक पाए जाने की संभावना है। इसमें से किस में से, नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से सबसे ज़्यादा जो है ट्रांजिस्टर किस में जो है सबसे सर्वाधिक पाए जाने की जो है संभावना है। तो किस में जो है ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है आपका फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन बी है आपका हियरिंग एड, ऑप्शन सी है आपका फ्यूज, ऑप्शन डी है आपका रिस्ट वॉच। तो देखिए, जो मोस्टली प्रोबेबली जो आप लोगों को ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएंगे वो मिलेंगे आपके श्रवण युक्ति में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर? देखिए, हियरिंग एड क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे सर हियरिंग एड क्या है। देखिए, जिनको कम सुनाई देता है उनको जो है एक मशीन दी जाती है सुनने के लिए, ताकि जो वो साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सके और वो कानों तक पहुंच सके। तो इसके लिए आप लोगों को देखी होगी, आप लोग जानते ही है कि जो हियरिंग एड होती है, जो जिन्हें कम सुनाई देते हैं वो यूज़ करते हैं इसको। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रांजिस्टर मोस्टली लाइकली टू बी फाउंड किसमें जो है, इसमें जो पाए जाने की संभावना है। देखिए, ट्रांजिस्टर क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, पेपर में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। ट्रांजिस्टर जो होता है एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है, और मेजरली जो वो हियरिंग एड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आपका अगला प्रश्न है, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था थायराइड के बारे में। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है इसमें जो है आयोडीन होता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से आपका गोइटर रोग हो जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, घेंगा रोग हो जाता है। और थायराइड किसको कहते हैं? ये जो ग्रंथि होती है जो बटरफ्लाई आकार की होती है, इसको ही क्या थायराइड कहा जाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन कंटेन करता है। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको गोइटर रोग हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे, गोइटर रोग जिसको हिंदी में घेंगा जो है कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, वापिस आऊँगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डैश द्वारा ऊर्जा आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो वो किसके द्वारा किया जाएगा? इनमें से जो आपको ऑप्शन दी गए हैं, ऑप्शन ए आपका किडनी के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन बी है आपका मसल्स के द्वारा किया जाएगा, या ऑप्शन सी है आपका मस्तिष्क के द्वारा किया जाएगा, या ऑप्शन डी है आपका यकृत के द्वारा दिया जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मस्तिष्क, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? मस्तिष्क को। ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ब्रेन को, तो इसीलिए जो ग्लूकोज होता है ये किसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? किसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? मस्तिष्क की। ध्यान रखिएगा, ब्रेन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूं यहाँ पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन किसके द्वारा बाहित होती है? देखिए, ऑक्सीजन जो है किसके द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट होती है? ऑप्शन ए आपका रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी है ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है व्हाइट ब्लड सेल, और ऑप्शन डी है हार्मोन।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाल, माफी चाहूंगा, लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेड ब्लड सेल जिसको हम कह देते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है वो कौन लेकर जाती है? रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को लेकर जाती है। जनरली वैसे तो जो ऑक्सीजन को जो है बॉडी में रेगुलेट करने का काम कहाँ लेकर जाती है? बॉडी में, बॉडी वेन्स में जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होता है? आरबीसी का होता है। वैसे जनरली ये जो ऑक्सीजन होती है ये कौन कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन के जो है वो, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कंटेन करता है। अगर स्पेसिफिकली यहाँ पर ऑप्शन में आ गया होता कि हीमोग्लोबिन, ऐसा आंसर आ गया होता तो हीमोग्लोबिन इसका बिल्कुल सही आंसर होना था। और 98% जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है, पहुंचाने का काम करता है। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है ऑक्सीजन को लेकर जाती है। देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है वो पार्ट होता है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक रेड पिगमेंट होता है जो आरबीसी के साथ में जो है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और वेन्स तक जो है पहुंचाने का काम करता है, पूरी बॉडी में रेगुलेट करने का काम करता है। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं। अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन में हीमोग्लोबिन होता तो हीमोग्लोबिन मोर स्पेसिफिकली ज़्यादा सही होता। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मोती किसके अंदर बनते हैं? जो पर्ल होता है वो किसके अंदर में बनते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका जो समुद्री फैनी होती है उसके अंदर में बनता है मोती, या फिर जो कस्तूरा होता है उसके अंदर बनता है, या ऑप्शन सी घोंगा जो होता है एक प्रकार के जीव है, मैरीन, इनको इंसेक्ट्स बोल सकते हैं, जीव बोल सकते हैं। और ऑप्शन डी है आपका मोल्स्क। तो इसका जो सही आंसर है, जो मोती बनता है वो बनता है आपका कस्तूरा के अंदर में, जिसको ओयस्टर का कहते हैं इंग्लिश में। और ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक चर्म रोग है? देखिए चर्म का मतलब ऊपर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि चर्म रोग को जो है स्किन डिजीज कहते हैं। चर्म रोग मतलब जो आपकी स्किन का डिजीज है। इनमें से कौन सी है? एनीमिया, ऑप्शन बी है आपका पेलाग्रा, या ऑप्शन सी ऑस्टियोमेलेसिया, या ऑप्शन डी है आपका रिकेटस। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेलाग्रा जो है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है एक प्रकार की स्किन डिजीज है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, पहले हम पेलाग्रा की ही बात कर लेते हैं। देखिए B3 की कमी से जो है पेलाग्रा बीमारी होती है, और स्किन को आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है एक प्रकार से जली हुई टाइप की दिखती है थोड़ी सी, तो उसको क्या बोलते हैं? पेलाग्रा बोलते हैं। और B3 की कमी से जो है ये बीमारी होती है, और ये एक प्रकार की स्किन डिजीज है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक स्किन डिजीज है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, अनीमिया, अनीमिया कौन सी डिजीज होती है? खून की कमी जब हो जाती है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। देखिए जब शरीर में जो है ब्लड की मात्रा कम हो जाती है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है आपका फेफड़े, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है ब्रिक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए आप लोग जो है इस प्रश्न को देखते ही, शराब पीने से आप लोगों ने सुना होगा कि किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, नो डाउट किडनी फेल भी हो जाता है, लेकिन शराब पीने से आपके फेफड़े भी खराब हो जाते हैं, साथ में आपका लीवर भी खराब हो जाता है, किडनी भी खराब हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक का मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन ए आपका डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है आपका डायबिटीज, ऑप्शन सी है आपका कैंसर, ऑप्शन डी है आपका रूमेटिज्म। तो देखिए जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको जो है कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो जो इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज है वो है आपकी डिप्थीरिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए डिजीज में से आप लोगों को प्रश्न बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पानी के बुलबुले के चमकने का कारण क्या है? तो देखिए जो पानी के बुलबुले चमकते हैं, ऑप्शन ए है आपका परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, ऑप्शन बी है आपका अपवर्तन के कारण, और ऑप्शन सी है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पानी के बुलबुले होते हैं वो किस कारण चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन
के कारण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा? देखिए, जब रे ऑफ लाइट जो है पूरी तरह से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अंदर जाके पूरी तरह से बाहर आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी कारण जो है, जो मिराज इफेक्ट भी आप लोगों को जो है रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर मिराज इफेक्ट क्या है, जिसको हिंदी में मृग तृष्णा कह देते हैं। मिराज इफेक्ट होता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा धूप होती है, दिन का समय होता है, अगर आप लोग रेगिस्तान में हैं तो आप लोगों को एक जो है जिसको हम क्या कह देते हैं, इल्यूजन टाइप का होना शुरू हो जाता है। आप लोग जब दूर देखेंगे तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिखेंगे, छांव दिखेगी या पानी दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो किसके कारण होता है? वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। मिराज इफेक्ट कहते हैं इसको। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ये पेपर में ऐसा भी प्रश्न बन जाए कि जो हीरे का चमकना इनमें से किसका कारण होता है, तो आपको ऑप्शन आ जाएगी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो है हीरा जो चमकता है वो भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो साइंस में जो है क्या लिख देते हैं? TIR। इसको हिंदी में क्या देते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है। ये काफी यूनिवर्सल क्वेश्चन है और पेपर में बार बार पूछा जाता है। देखिए, ओजोन जो छिद्र बना हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर, वो बना हुआ है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। जो रीजन इसमें रहा है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कई बार जो है शॉर्ट फॉर्म में CFC भी लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जनरली कहाँ से एमिट होती है, कहाँ से निकलती है? जैसे AC वगैरह जो होते हैं, बहुत हैवी जो इंडस्ट्रीज वगैरह में लगाए जाते हैं AC, और साथ में मैं बात करूं जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इनसे जो है वो कौन सी गैस निकलती है? CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जिसकी वजह से जो है अंटार्कटिका के ऊपर एक जो है ओजोन होल बन गया। ओजोन होल का मतलब है कि वहाँ जो एक काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पर जो है ओजोन टोटली नहीं है। अगर ओजोन नहीं होगी, ओजोन जो गैस है वो नहीं होगी हमारे वातावरण में, तो जो सूर्य की विकिरणें हैं वो डायरेक्ट जो है एंटर कर जाएगी किसमें? पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, और उससे जो आपको स्किन कैंसर वगैरह और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। काफ़ी हार्मफुल होती है वो रेडिएशन जो सूर्य से निकलती है, उसी को जो है रिफ्लेक्ट कर देती है कौन? ओजोन गैस जो है। O3 इसका फार्मूला होता है, कई बार ये फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। O3 जो है ऑक्सीजन का, ओजोन का जो है फार्मूला होता है। माफ़ी चाहूँगा, मैंने ऑक्सीजन बोल दिया है, ओजोन की बात कर रहा हूँ मैं, O3। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर में पूछा जाता है। स्टार लगा देता हूँ मैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विच इज कॉल्ड ए स्ट्रेटेजिक मेटल। तो जो कौन सी एक सामरिक धातु कहलाती है? ऑप्शन ए आपका सिलिकॉन, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है टाइटेनियम और ऑप्शन डी है आपका यूरेनियम। तो देखिए, जो टाइटेनियम धातु होती है, ऑप्शन सी, इसको जो है स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर इसको स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों कहा जाता है? देखिए, इसको क्यों स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वॉर इक्विपमेंट्स बनाने में जो है यूज़ होती है। देखिए, बार में जो यूज़ होते हैं हथियार, उनको बनाने में जो है टाइटेनियम का खासा इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर टाइटेनियम का क्यों किया जाता है? देखिए, इसलिए किया जाता है क्योंकि टाइटेनियम धातु जो होती है, एक तो ये लाइट वेट होती है। देखिए, अगर आप वेपन्स बनाएंगे तो लाइट वेट होंगे तो ज़्यादा कैरी करने में आसानी रहेगी। और दूसरा इसकी जो खासियत है, ये जो होती है स्ट्रोंगर होती है। मतलब कि मेटल जो होती है, ये जो टाइटेनियम मेटल है, ये स्ट्रोंगर होती है और लाइट वेट होती है। मतलब काफ़ी जिसको बोल सकते हैं हम, जैसे जंग वगैरह जो इसमें नहीं लगता है। अगर लंबे समय तक इसको खुले में छोड़ दिया जाए टाइटेनियम को, तो इसमें जल्दी जो है जंग वगैरह नहीं लग जाता है। और ये जल्दी जो है, आप लोगों को पता ही है, जो वॉर में जो हथियार बनाए जाते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर वो ख़राब हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए इसको जो है स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है। वॉर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है। और मैंने इसकी खासियत बता दी है, लाइट वेट होती है, साथ में जो है स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी मतलब कठोर होती है जिसको हम बोल सकते हैं, लेकिन लाइट वेट होती है। तो ये इसकी एडवांटेज है। साथ में इसको जो है जल्दी जंग भी नहीं लगता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वॉर वगैरह में जो है हथियार वगैरह जो है बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा गन मेटल का संघटक है? देखिए, नीचे जो ऑप्शन है इनमें से आप लोगों ने बताना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो गन मेटल में यूज़ होता है, किससे जो है गन मेटल बनता है। तो देखिए, जो गन मेटल बनती है, ये बनती है आपकी कॉपर और टिन से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, जनरली वैसे तो ये कॉपर टिन प्लस जिंक भी इसमें इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक
Zn, ये जो है धातुएं इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन मेजरली जो है कॉपर प्लस टिन ही यूज़ होती है। जैसे कि 90% तक जो है वो आपकी कॉपर इस्तेमाल की जाती है। साथ में अगर मैं बात करूँ टिन की, तो टिन जो है वो 8% जो है गन मेटल में इस्तेमाल की जाती है, और 2% जो है वो क्या इस्तेमाल किया जाता है, आपका जिंक इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब से मिलकर क्या बन जाती है, आपकी गन मेटल बन जाती है। अगर मैं बात करूँ कुछ एक और ऑप्शंस की जो पेपर में पूछी जाती है, देखिए इसमें जो है मिश्रण जो होता है धातुओं और अधातुओं का मिश्रण को क्या कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। अंग्रेजी में इसको एलॉय कहा जाता है और इंग्लिश में इसको मिश्र धातु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मिश्र धातु यहाँ पर पूछी जा रही है कि गन मेटल जो किसका मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है, कॉपर प्लस टिन का होता है। तो जिंक भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मैंने एडिशनल जानकारी आप लोगों को दे दी है। 2% जो इसमें जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक और प्रश्न बन जाता है कि कॉपर और जिंक से क्या बनता है। देखिए कॉपर और जिंक से जो है आपका, कॉपर और जिंक से जो है पीतल बन जाता है, ब्रास, जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं ब्रास। और ये किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। 70% जो इसमें कॉपर होता है और 30% जो इसमें जिंक मिलाया जाता है, जिससे क्या बन जाता है, आपका ब्रास बन जाता है। और पेपर में ये प्रश्न बनता है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस कुछ और मेटल ऐड कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो ब्रास बनता है जिसको पीतल कहते हैं हम हिंदी में, वो किससे बनता है, कॉपर प्लस जिंक से बनता है। अच्छा, बाकी भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका ब्रॉन्ज, जिसको हम पित्तल कह देते हैं। एक और आ जाता है आपका कांसा। कांसा जो किन धातुओं का मिश्रण होता है, कॉपर प्लस टिन का होता है। कॉपर प्लस टिन का होता है कौन, आपका कांसा। कॉपर प्लस टिन, एसएन से जो है टिन को डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, टिन का प्रतीक क्या होता है, एसएन होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एसएन लिख रहा हूँ। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना है कि सर टिन बोल रहे हैं और यहाँ पर एसएन लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसका नाम टिन है तो उसको टीएन से लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। टिन को जो है, इसका जो सिंबल होता है टिन का, वो होता है एसएन, प्रतीक जिसको हम बोलते हैं। जो टिन को दर्शाते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको किससे दर्शाते हैं, एसएन से। एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि सोडियम को कैसे लिखते हैं, सोडियम को लिखते हैं Na से। Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। तो उसी प्रकार से जो टिन है उसको एसएन लिखा जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है कि सर टिन बोल रहे हैं और यहाँ पर एसएन लिख रहे हैं। तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही ही बोल रहा हूँ। तो ब्रोंज जो है वो किसका मिश्रण होता है, कॉपर प्लस टिन का। मतलब कि 90% जो है अगर कॉपर को मिलाया जाएगा और 10% जो अगर टिन को मिला दिया जाएगा, आपस में मिक्स कर दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आपका ब्रोंज बन जाएगा, कांसा बन जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रोंज मेडल मिला इस प्रकार से, तो वो किससे बना होता है, कॉपर प्लस टिन से बना होता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और है इंपॉर्टेंट, उसको भी मैं बता देता हूँ, और ये पेपर में पूछा भी जाता है। जर्मन सिल्वर इनमें से किसका जो है मिश्रण होता है, इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो आपका कॉपर प्लस जिंक और प्लस निकल का जो है मिश्रण होता है। और देखिए इसमें जो है सिल्वर शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब ही नहीं कि इसमें सिल्वर मिला जाता। तो देखिए सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार जो है सिंबल से पूछ लिया जाता है। तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, इसको ध्यान रखिएगा। तो जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें जो है सिल्वर नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों को कहीं भी जो है Ag देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जर्मन सिल्वर जो है वो किससे मिलकर बनता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से बनता है। तो इसमें परसेंटेज नहीं बताऊंगा, क्योंकि पेपर में ये जनरली मेरे ख्याल से पूछी नहीं जाती है। लेकिन जो ब्रॉन्ज, माफी चाहूंगा, जो मैंने आप लोगों को ब्रास और साथ में ब्रॉन्ज का जो परसेंटेज बताई कि कॉपर कितने परसेंट में मिला जाता है, टिन कितने परसेंट में मिला जाता है, या जिंक कितने परसेंट में मिलाया जाता है, तो ये पेपर में प्रश्न बन जाता है कि ब्रास में जो है कॉपर कितने परसेंट मिलाया जाता है। तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि 70% मिलाया जाता है, 80% मिलाया जाता है, 90% मिलाया जाता है। तो कॉपर जो है ब्रास में 70% मिलाया जाता है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जर्मन सिल्वर की परसेंटेज भी बता देता हूँ कि कितने कितने प्रतिशत जो है कॉपर और जिंक मिलाया जाता है। देखिए 60% जो है कॉपर मिलाया जाता है, साथ में जिंक जो है 20% मिलाया जाता है, और साथ में आपका 20% ही क्या मिलाया जाता है, निकल मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है 100%। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर दिया है, इसीलिए डिस्कस किया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पेपर में देखने को मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है वो कन्फ्यूज भी होते हैं। इवन साइंस स्टूडेंट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में ही बताया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आज का आखिरी प्रश्न भी है, डैश मिलाकर पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो देखिए पानी की दो प्रकार की कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल बताता हूँ। स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता में, अस्थायी कठोरता किसको कहते हैं, जिसको नॉन परमानेंट हार्डनेस कह देते हैं। नॉन परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की,
अगर आप उस वाटर को, उस पानी को अगर उबाल देंगे तो उसकी जो है कठोरता वो जो है चली जाएगी, तो उसको जो कहा जाता है अस्थायी कठोरता, मतलब वो कठोरता रही नहीं उसमें पानी में। अगर किसी पानी, जो पानी है उसमें जो है परमानेंट हार्डनेस है, मतलब स्थायी कठोरता है। अब अस्थाई की बात नहीं करूँ मैं, स्थाई की बात करूँ, मतलब परमानेंट की बात करूँ, तो उसको अगर उबालेंगे तो उसकी जो हार्डनेस नहीं जाएगी। तो यही डिफरेंस है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड नॉन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में। तो इसकी जो कठोरता है, तो अगर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की जो है अगर रिमूव करनी है तो वो किससे की जाती है? वॉशिंग सोडा से की जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा से एक और प्रश्न बन जाता है कि वॉशिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ये रासायनिक सूत्र भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, Na2CO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको मैं कहूँगा। और जो वॉशिंग सोडा है इसको कई बार जो है सोडा ऐश भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सोडा ऐश बोला जाए या वॉशिंग सोडा बोला जाए तो एक ही बात है, धोने वाला सोडा बोला जाए तो वो भी एक ही बात है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो हार्ड वाटर होता है वो साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता है, लेकिन जो सॉफ्ट वाटर होता है वो साबुन के साथ में झाग बना देता है। और ये भी एक डिफरेंस होता है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का। और परमानेंट हार्डनेस और जो नॉन परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैंने आप लोगों को डिटेल दे दी है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, और अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानने का काफ़ी अच्छा ये जरिया है मॉक टेस्ट लगाकर। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ जो है दिए गए नंबर पर जो है आप लोग पे कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है वहाँ पर सेंड करना है, आप लोगों को मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।